Guys, what was the last part, last lecture notes? Can you tell me? Yes, Sir, acidic strength order. sir, acidic strength order and some module questions we have done. Two exceptional case. थोड़ा सा और सर एक्सेप्शनल केस खाली Sir, है. to determine acidic strength of the compound, applications of resonance. Yes, sir. And sir, we have done some module questions also for that. वो छोड़ो, मॉडल क्वेश्चन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या मैंने ऑर्थो इफेक्ट सिखाया है नहीं, sir. बेंजोइक No, एसिड sir. का? No, sir. No, sir. Sir, last we did. What was the last part of exceptional case? कोई एग्जांपल याद सर है? वो यस सर Phenol. सर वो Phenol. ClBr और F का. हाँ बस Oh, yes, sir. ठीक है, चलो तो इसको कंटिन्यू करना बेटा, और एक्सेप्शनल का थर्ड पार्ट लिखिएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और उसमें डाल देना ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट. एक मिनट सर. सर आपने अब तक जीओसी में कोई होमवर्क नहीं दिया है ना? जीओसी में होमवर्क है ना. जीओसी में आप एक्सरसाइज 1-2 तो पहले ही कर चुके होंगे. एक्सरसाइज 3-4 में क्वेश्चंस एक्चुअली एरोमेटिसिटी पर बेस्ड हैं, तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ के बाकी सब कर सकते हो. और एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6 ये एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड हैं, तो ये पूरा आप अटेम्प्ट कर सकते हो. सर हमने 1-2 किया नहीं अभी तक. सर आपने बोला नहीं था. कुछ भी होमवर्क नहीं दिया. हाँ सर, कुछ नहीं दिया है. दिया या नहीं? आप मेरी बात सुनो बेटा, बिना बोले जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट्स या जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए होते हैं, उस एक्सरसाइज को आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो. और अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में एक ही बार अटेम्प्ट करोगे. ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो जितनी आप 2-3 बार उसी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करोगे वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए. ये कोई न्यूमेरिकल टाइप तो है नहीं कि एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. यहाँ चीजें याद रख पाना, रिटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो कब आपको याद रह पाएंगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा बार उन चीजों को करोगे. तो एक बार अटेम्प्ट किया, दोबारा फिर अटेम्प्ट करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बोला एक्सरसाइज 3-4 में एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको अटेम्प्ट करें. ठीक, लेकिन जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज 5-6 पूरा पढ़ लिया है, तो इसका मतलब आप पहले इसको अटेम्प्ट कर लें. तो ये मैं आप पूछते रहेंगे तो मैं टाइम टू टाइम इस तरह बताता रहूंगा. और जैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट खत्म करेंगे तो 7-8 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, और ये इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसको तुम थियरी देख देख करके तुरंत तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हो. इसमें कोई सॉल्विंग तो है नहीं. इसको हटा दे बेटा, अभी शुरू करें हम लोग. यस तो सर. सर हम 1-2 कर दे और हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करोगे? नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं होगा. आप रेडी रहिए अपनी तरफ से. जब भी मैं बोलूँ कि आज मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, आप उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मैं टाइम दूं आपको तो 1-2 हो सकता है पहले 15 मिनट्स में ही फिनिश हो जाए. तो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल. ठीक है, अपनी तरफ से आप जब भी टाइम मिले अटेम्प्ट करते रहिए. ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं बोलूं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तभी आप अटेम्प्ट करें. चलो आगे बढ़े बेटा. ऑर्थो इफेक्ट के लिए Yes, एक sir. नोट लिखिएगा. एक नोट लिखिएगा ऑर्थो इफेक्ट के लिए. नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, क्या वापस नियरली? नियरली all ortho substituted benzoic acids, ortho substituted benzoic acids are stronger than benzoic acid, stronger than
benzoic acid. This effect is called ortho effect. This effect is called ortho effect. सबने लिख लिया बेटा? हाँ सर। एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, बिकॉज अपने नोट्स अच्छे कब होंगे? जब हमारे पास डेटा का बैकअप होगा, क्योंकि ये साइंस है। इसमें अगर आपका डेटा मिसमैच होता है आपकी थियरी से, तो थियरी इसका मतलब गलत है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो तभी सही नजर आएगा जब हमारे पास उसका कुछ डेटा होगा। सो डेटा में मैं आपको क्या दूंगा बेटा? याद करो, मैंने आपको के पी के पढ़ाया है, याद है? Yes, sir. हाँ, सो के पी के पढ़ाया है, तो यहाँ पर डेटा पी के वैल्यू के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं। ऑन वी ऑल नो पी के अगर लेस होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी। सर और 2.17 है। सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड और खाली बेंजोइक एसिड ये सब डिफरेंट टर्म है। दोबारा पूछना, क्या क्या बोल दिया आपने? सर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड अलग टर्म है। बेंजोइक एसिड का मतलब एक सिंपल बेंजोइक एसिड, एक बेंजीन और उसके साथ सीओएच कनेक्टेड। जब उस बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप लगा दोगे तो उसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक। तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये किसके पीके वैल्यूज है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के पीके वैल्यूज है। ठीक। और इन डेटा में जहां जहां भी ऑर्थो वाला है, वो तुम रियलाइज करोगे कि रिलेटिवली वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है, भले ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या रिलीजिंग हो। नॉर्मली रिलीजिंग ग्रुप लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और विड्रॉइंग लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बट आप इन एग्जाम्पल्स में रियलाइज करोगे कि जो है रिलीजिंग विड्रॉइंग उतना इफेक्ट नहीं डाल रहा है यहाँ पर, जितना क्या डाल रहा है कि वो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा। इसीलिए तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये। एमई का मतलब CS3 होता है बेटा। हाँ? मेरे पास बहुत सारे डेटा है, मैं इतना सब नहीं दूंगा, कोई रटना तो है नहीं। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि कहना क्या चाहता है आपका नोट। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, 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 देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। कैन यू सी? ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो क्या दिख रहा है आपको? नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पहले हैं इसके। कैन यू सी डेटा? यस सर। एक आपका पीछे आ रहा है, इसीलिए नियरली लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम ऑल लिख देते। सर इस सेकंड लाइन के लास्ट वाले इसका पीके क्या है? लास्ट वाले सेकंड रो में यस सर। इसका ये है तुम्हारा करीब 4.09 के आसपास है। मैच कर रहा ना? अरे यार मार्कर भी गड़बड़ कर रहा है। जी सर, ये क्या? 4.09। Somebody saying something? सर वो पहले वाले के नीचे वो 3.43 है ना? वो हेल्प करो बड़ा इसकी। हाँ। तो आपने पहले रो के लास्ट एलिमेंट लास्ट कंपाउंड के बाद का कुछ साइन नहीं दिया है। ग्रेटर में उसके बाद हाँ, ग्रेटर देन ना। अरे सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रहा है बेटा, ऊपर से नीचे तक।
डन बेटा, सबने लिख लिया? So just a minute. 1 second, sir. सर वो बेंजीन जिसमें मीथेन अटैच्ड है वो के पीके वैल्यू की वजह से पीछे है ना? सर इसमें जिसमें क्या? एक्सेप्शन क्या है? सर बेंजीन रिंग जिसमें मीथेन है। मीथेन नहीं, मिथाइल है, एमी। हाँ सॉरी सर, मिथाइल। हाँ हाँ सर वो पीके वैल्यू की वजह से पीछे है ना, वो नाइट्रो से। हाँ हाँ, पीके ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है बेटा। पीके जितना जो है कम होगा उतना कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। ओके सर। ये हटा दें बेटा? यस सर सर। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अरे ये पूरा एक्सेप्शनली केस है, चल रहा है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट से सोचता तो मेरे लिए ये OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल मेक सिस्टम लेस एसिडिक, जबकि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। यही तो एक्सेप्शनल है। क्या मेरी बात समझ में आई? सर वो हाँ BA सर। क्यों लिखा है? BA क्या होता है? BA सर BL लिखा है ना, सेकंड लास्ट कंपाउंड। BA। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। हटा दें अभी इसको? कोई तो बोलो यार कि हटा तो कर लिया यस complete। सर। यस Yes, सर। sir. हो गया। चलो, अब व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट तो आप रट भी सकते हो, लेकिन एक अगर तुमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो रटने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है बेटा कि जैसे बेंजीन रिंग के साथ जब आप COH लगाते हो ना, ये तो ये एसिड क्यों है ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। हमारा हमेशा हम यही करते आए हैं, ठीक। और फिर कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज देखते हैं, डिस्पर्जन नेगेटिव चार्ज का हो रहा है कि नहीं। तो वी ऑल कैन सी लोन पेयर सिंगल डबल, यानी रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सब लोग देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। और अगर कॉन्जुगेट बेस का डिस्पर्जन होगा तो वो लेस बेसिक हो जाएगा और उसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दिस वे वी एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट बेंजोइक एसिड। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखो, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है C डबल बॉन्ड? यस सर। अब सोचो, क्रॉस कॉन्जुगेशन भी होता है सर। हाँ ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये हमारे लिए बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव किसको डिस्पर्स कराना था? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। को तो नेगेटिव चार्ज जिसकी हेल्प लेके डिस्पर्स्ड हो रहा है वो कहीं और इन्वॉल्व हो गया, तो फिर इसका टाइम खराब हो गया ना। नहीं समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो ये बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन मेरे इस चीज को खराब कर रहा है। मतलब इतना ज्यादा नहीं खराब कर रहा है, लेकिन खराब कर रहा है। अब रिलेटिवली मान लीजिए। अब आते हैं कि अगर तुमने कोई ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको हम नाम देंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। अगर मैंने 2 ग्रुप्स लगा दिए तो और ज्यादा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इनको ही बोलते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, है ना। कोई दिमाग में ऐसा सब्स्टिट्यूटेड वर्ड से कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, इनसे क्या फायदा या नुकसान हुआ? जब आप इनका कॉन्जुगेट लिखोगे ना,
जब इनका कॉन्जुगेट लिखोगे, ध्यान से देखिएगा बेटा क्या हो रहा, एक ही बार बताऊंगा, उसके बाद आपको रटना पड़ जाएगा। तो आप समझ लोगे तो इट्स गुड, नहीं तो मेरे लिए आप फिर उसके बाद बोलूंगा कि आप इसको याद करो। गाइस ध्यान से सुनो, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस कर रहा है। इन ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है, तो इधर आते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरिक या फिर क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग, अगर आप देखोगे स्टेरिक एक साइंटिफिक वर्ड है, क्राउड आप ज्यादा फैमिलियर हो, क्राउडिंग कहीं पर लिखा है उसका क्या मतलब होता है? बहुत भीड़ सारे भाड़। ग्रुप्स एक साथ एक ही गर्दी। जगह पे gather हो। अब आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक बेंच है और बेंच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। जो बीच वाला बंदा है उसने क्या किया, 2 लोगों को, अपने जान पहचान वालों को बीच में ऐसे डलवा दिया और अपना बीच में बैठा हुआ है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो किनारे वाले बंदे थे वो बेचारे बेंच के बिल्कुल किनारे पे आ गए, ऑलमोस्ट गिरने वाले। बीच वाले ने और चालाकी की और लोगों को बुला लाया। तो बताइए किनारे वालों का क्या होगा? गिर जाए। गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर गए वो लोग, ठीक। इसको कहते हैं क्राउड बढ़ने से इन ग्रुप्स ने प्लेन लूज कर दिया। प्लेन किसका? बेंजीन रिंग का, यानी बेंच का प्लेन लूज हुआ क्राउड बढ़ने से। ध्यान से देखना, इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ, ये घरेलू स्टाइल में मैंने आपको समझाया क्राउडिंग से क्या इफेक्ट हुआ। ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड दो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है, लेकिन रेजोनेंस का कंडीशन ये होता है कि सब प्लेन में होना चाहिए जिसको रेजोनेंस करना है। क्या याद है? ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन अ प्लेन if there is a resonance, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में लिखा था, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स क्राउड बढ़ा, बिकॉज ऑफ क्राउडिंग दिस CO will lose the plane of benzene ring। तो बताइए कौन सा रेजोनेंस खत्म हो गया, O- का CO से या बेंजीन का CO से? सर O- का CO से। O- का CO से क्यों होगा? ये रेजोनेंस खराब हो ना, क्राउड इधर था, ये रेजोनेंस खत्म हुआ, ये रेजोनेंस खराब हुआ। अच्छा, ये रेजोनेंस जब खराब होगा, मुझे इधर क्रॉस करना चाहिए था ये कॉन्जुगेट में। अच्छा, ये रेजोनेंस खराब होने से क्या हुआ, इफेक्टिवली ये रेजोनेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। इफेक्टिवली ये रेजोनेंस बढ़ गया, क्योंकि CO अब ज्यादा टाइम किसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा? O- के साथ। आप ऐसा समझ। तो अच्छा, अगर O- का रेजोनेंस CO के साथ बढ़ गया, यानी डिस्पर्शन इवन इंक्रीज कर गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? और अगर कॉन्जुगेट बेस में डिस्पर्जन बढ़ जाएगा तो और खराब बेसिक हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस लेस बेसिक हुआ तो पेरेंट क्या हो जाएगा? More acid. मोर एसिडिक। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, कि अगर क्राउड ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ेगा तो CO बेंजीन रिंग के प्लेन से बाहर चला जाएगा, तो कॉन्जुगेट बेस में जो एक्स्ट्रा रेजोनेंस इधर होता क्रॉस कॉन्जुगेशन, दैट विल डिक्रीज या रिमूव, ऐसा आप बोल सकते। गाइस कॉपी दिस। सर जब एक ही ग्रुप होगा CO बेंजोइक एसिड के साथ, तब क्या होगा? तब भी वो दूर हो जाएगा? हाँ, एक ग्रुप होगा तो थोड़ा कम इफेक्ट होगा, 2 ग्रुप्स आ जाएंगे तो ऑर्थो इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी और अच्छा एसिड बना देगा। ओके, गॉट इट। जस्ट अगर कॉपी दिस। सर उस केस में अगर CH रहता तो फिर उसमें गुड क्रॉस कंजुगेशन होता था। क्या होगा? सर अगर O की जगह हम लोग ने CH को रखा उस केस में तो फिर गुड क्रॉस कंजुगेशन होता था। मैं समझ नहीं पाया, मतलब CH कहाँ रखते हैं? हम नहीं रख रहे हैं अभी, हम तो केवल G रख रहे हैं एक्स्ट्रा में, और हम बेंजोइक को थोड़ी ना बदल सकते हैं, बेंजोइक तो मेन हेडिंग है। हाँ सर।
गाइस कॉपी करो फटाफट इसको। हेलो सर, वो जी लाने से क्या हुआ, वापस बताऊंगे एक बार। जी लेने से हम लोग ये स्टेरिक इफेक्ट ये हो गया, जिसकी वजह से रेजोनेंस का बॉन्ड टूट गया। टुमारो आल्सो वी हैव लेक्चर बेटा। नहीं सर, कल सैटरडे है ना, डाउट सर संडे को रखा सर है। संडे को है। संडे को है। हाँ संडे को है ना लेक्चर। तो जितना क्राउडिंग बढ़ाते रहेंगे उतना रेजोनेंस बढ़ता रहेगा मतलब। नहीं नहीं, दो ही तो ग्रुप लगा सकते हो, दो ही तो ऑर्थो पोजीशन है, जितना कैसे हो सकता है। अच्छा सर अगर इसीलिए तो क्रॉस आपको कंजुगेशन कम कर दिया तो फिर ये मतलब सॉरी क्रॉस कर दिया, क्राउडिंग कम कर दिया तो क्रॉस कंजुगेशन बढ़ा फिर। हाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन नॉर्मल हो जाएगा अपना। और इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप कंफ्यूज हो, आप इधर जाकर उस डेटा से मैच करा लेना अपने आंसर को, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है। ओके सर। सर, बस वो लास्ट वाले को एसिडिक तो जो इंक्रीज होता है वो वाले को रिपीट कर सकते हो इसका। दोबारा बोलना बेटा। तो आपने जो लास्ट में बोला ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा पेरेंट का, उसका एक बार बोल सकते हो। हाँ, तो इसमें ये बोला गया ना कि बेटा बिकॉज ऑफ ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशंस CO loses plane with benzene. As a result, this bad cross conjugation is removed. So resonance of O minus with CO increased. So more dispersion of O minus, less conjugate basic, and that is why parent even more acidic. ओके सर। तो वो आपने कॉन्जुगेट लेस बेसिक लिखा है ना लास्ट में। Even more acidic. Conjugate less basic. हाँ Parent even more acidic. If any students, if any of you get disconnected now, so please inform me in the group. Huh? I will add you. सर तो अगर हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दोनों ऑर्थो पोजीशन से प्रेजेंट हुआ तो वो दोनों वाला और एसिडिक होगा ना सिंगल वाले से। हाँ हाँ, इसको हटा दें बेटा अभी। सर एक मिनट। स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना अपना, बाद में अगर कुछ रह जाता तो आप उसको बाद में लिख लेना। मादर चोद। ये कौन है भाई? सर कोई हेलो नाम का स्पैमर है। मादर चोद। बेटा कहीं और ये जाता है क्या अपना इसका लिंक ग्रुप के अलावा? सर पता नहीं सर, अपना ही होगा शायद, अपने बैच से ज्यादातर आते हैं। ग्रुप में सर बस कोऑर्डिनेटर हमारे सेंटर वाले भेज देते और कुछ होता नहीं है लिंक का तो। चलो, कोई स्पैमर दिखता है तो बताइए बेटा।
If any of you get disconnected, let me know. Just inform me, if any of the spammer अगर आपको कोई दिखता है. सर कोई गैलेक्सी M0 को के नाम से कोई है. वो रिमूव कर दिया मैंने. डन सर. हाँ. चलो guys, now there is a special compound if you see in the order, this orthohydroxybenzoic acid. Can you see? Orthohydroxybenzoic acid is highly acidic, but conceptually if you think, OH is electron releasing group, so actually it decreases the acidicity in normal cases. So here, even though there is, ortho effect, there is a crowd, but still, do we have any other explanation for high acidic strength of this orthohydroxybenzoic acid? Answer is yes. When you write conjugate base, you will realize a special hydrogen bonding. Can you see? देख सकते हो बेटा? Yes, ये जो O माइनस है, ये इधर रेजोनेंस तो कर ही रहा है, डेटा प्लस इसका H का भी उसको डिस्पर्स करा रहा है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस. याद रखना, हम लोग पहले हमने फिनॉल वगैरह के केसेस में कॉन्जुगेट बेस नहीं, पेरेंट में ही रेजोनेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया था. कॉन्जुगेट बेस, dispersion of negative charge more. Dispersion of negative charge more. तो conjugate क्या हो जाएगा? Less basic. तो parent क्या हो जाएगा? More acidic. ठीक है, इसको कॉपी कर लो. ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई. बाकी सब में क्राउडिंग की वजह से तो बढ़ ही रहा था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में. ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी वर्क कर रहा है यहाँ, इसीलिए वो उतना ज्यादा है एसिडिक. सर ये भी उसका ही पार्ट है कि अलग एक्सेप्शन है? ये सब उसी का पार्ट है, बेंजोइक ही चल रहा है अभी सब. सर वो ग्रीन में लिखा है वो एक बार बोलना ना. कोई पढ़कर बताएगा इसको? सर आपने Due to लिखा है? extramolecular hydrogen bonding in conjugate base, dispersion of negative charge is more. Therefore, conjugate base. थैंक यू. सर हमने पहले ऐसा कुछ बोला था क्या कि OH ज्यादा, हमें ऐसा लगता है कि OH कम एसिडिक होना चाहिए, तो उसका कुछ रीजन हमने बोला था? मैंने बोला था कि OH बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो हाँ. नॉर्मल कॉन्सेप्ट से इट शुड मेक सिस्टम लेस एसिडिक. लेस एसिडिक है. बट व्हाई सो मच एसिडिक? तो दिस इज एक्स्ट्रा Thank you. एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. यस सर, गॉट इट. थैंक यू. सर आपने लास्ट जो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताया उसमें जो बेंच में बैठे थे और जो गिर रहे थे, मतलब एंड में बैठे, आपने वो ये term का दिखाना use था कि किया? क्राउड की वजह से प्लेन लूज हुआ है, बस इतना दिखाना था मुझे. प्लेन लूज ही अपने वर्ड यूज किया था ना सर? हाँ, प्लेन लूज हुआ ये यूज किया था मैंने. तो वही यहाँ पर बोला कि क्राउड बढ़ने से ये CO ने प्लेन लूज कर दिया बेंजीन का, इससे उसका रेजोनेंस इम्पैक्ट हुआ. गाइस ये कॉपी कर लिया सबने? हटा दें सर वो इसको भी. ब्रैकेट सर 1 मिनट, 1 मिनट.
Again, I'll last say, में if any of the students get disconnected ना, please inform me in the group. वो फिर मैं allow कर दूंगा, ठीक है? सर वो लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा है पर Last में conjugate base less basic बेटा, conjugate less basic, so parent more asset. Every time we are doing this. अभी हटा दें बेटा ये सब. यस सर. Guys, now ये एक्सेप्शनल केसेस भी खत्म हो गए. कुछ एग्जाम्पल जरूर हैं जो थोड़े से अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा. नाउ यू राइट हेडिंग एसिड बेस रिएक्शंस. एसिड बेस रिएक्शंस. और इसके बाद हम लोग बेसिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करेंगे. जिस तरह से एसिडिक के लिए सब कुछ किया, वैसे ही बेसिक के लिए आएगा. एसिड बेस रिएक्शंस, feasibility. सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखाना प्लीज. यस बेटा, हाँ सर हो गया. ठीक है. एसिड बेस रिएक्शंस feasibility, इसका क्या मतलब है? whether it तो will occur or not. देखो, what did you say? Sir, the reaction will occur or not and how it will occur. ये बहुत सारे बच्चे वेटिंग रूम में हैं, लेकिन nobody is informing me in the group. सर मतलब वो लोग को क्या बेटा? सर अगर नेट का प्रॉब्लम है तो वो खुद कैसे मैसेज कर पाएंगे? सर को-होस्ट बना नेट दो का ना प्रॉब्लम चैतन्य नहीं, को. वेटिंग रूम में हाँ तभी आता है शायद. बेटा. लिखा है एग्जाम में तो. लेकिन नाम उनको बोलो विद द सेम नेम पर्सन शुड एंटर, अदरवाइज इन्फॉर्म विद द नेम कि किस नेम से वो आ रहे हैं. सर को-होस्ट बना दो ना. होस्ट बना दो. सर चैतन्य अच्छा उसको बनाओ. सर चैतन्य को बना दो. हाँ, लेकिन आप किसी को भी एंटर करा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वो ट्रस्टवर्दी है. सर वो है एक्सपर्ट ये काम में. तो मैं किसको बना दूं चैतन्य. तो बेटा होस्ट तनिष को बना दूं? नहीं सर, चैतन्य को. तनिष तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो. सर नहीं उसको सर, अपने मेरे को से ज्यादा भेजो. नॉलेज नहीं इसका, इसके लिए. चलो, कौन चैतन्य बना दूं बेटा तुम्हें? आर यू देयर? यस सर, इज देयर. अभी है ही, हेलो सर. लेकिन वो ही इज नॉट एग्रीइंग ना, तो ऐसे कैसे बना दूं? हेलो सर. हाँ बेटा, हाँ सर, मेरा माइक नहीं चल रहा था. तो मैं बना दूं तुम्हें होस्ट? हाँ सर, चलेगा. ओके, चलो guys, so I was talking about this acid base reactions feasibility. आप देख लो, कोई बच्चे इसमें लिख रहे हैं, देख लो बेटा अकॉर्डिंगली, सो दैट मैं फिर अपना कंटिन्यू करूं, अदरवाइज क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. गाइस, एसिड बेस रिएक्शंस में क्या है, नॉर्मली दे विल गिव यू अ बेसिक सॉल्यूशन, जैसे NaOH सॉल्यूशन लिखा होगा. They may give you NaHCO3 solution, sodium bicarbonate solution, right? They may give you NaNH2 solution, और इस तरह बहुत सारे solutions आपको दे सकते हैं वो. और आपको क्या करना है, कोई का वो फिर बोलेगा HA is soluble or not. HA is soluble, यानी other compound is soluble or not in this solution. तो solubility का यहाँ मतलब है reaction. So I'll write HA plus, let us say NaOH, right? HA plus NaOH. ये बताइए बेटा, NaOH is base because of OH minus या Na plus? OH माइनस. सर OH minus आया, H plus खाया, पानी बनाया. H2O क्या बनाया. तुम्हें समझ में आया? यस सर. ठीक है. ये अब
ये आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। यहीं पर प्रॉब्लम है, इसको भूलना पड़ेगा अब तुम्हें। ये जो आपने रटा हुआ है ना, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, इसको भूल जाइए आप। अगर ये नहीं भूले आप तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखो अनफॉर्चुनेटली 9th-10th में आपको बेस कौन से पढ़ाए गए, NaOH, KOH, COH ट्वाइस। अगर आपको ऐसा पढ़ाया जाता कि बेस जो है वो NaNH2, KNH2, CnH2 ट्वाइस ये होते हैं, तो तुम्हारा आंसर बोलने का स्टाइल जानते हो क्या होता? तुम तब बोलते ऐसे, NH2 माइनस की वजह से बेस है, NH2 माइनस आया, H प्लस खाया और अमोनिया बनाया। उस सिचुएशन पे हर बच्चा 9th-10th पढ़ने के बाद क्या बोलता? एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड अमोनिया। क्या मेरी बात समझ पाया? यस सर। यस सर। यस सर। सेम मैनर में अगर बाई चांस आपको ऐसा पढ़ाया जाता कि बेस जो होता है वो C2H5O Na होता है, C2H5OK होता है, C2H5O होल ट्वाइस Ca होता है, C2H5O Li होता है, तो तुम्हारे लिए फिर रिएक्शन क्या होती? तो Na के अलावा जो भी हिस्सा दिख रहा है वो बेसिक साइट है, तो बेस आया, H प्लस खाया और यहाँ पर उसने क्या बनाया? एल्कोहल, C2H। C2H5OH। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ बेटा? NaA। थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई बेटा? तो यहाँ हाँ पर सर। बोलना क्या शुरू कर दोगे तुम कि एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड एल्कोहल। तो सब में आपका डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपको एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर नहीं रटना है, आपको रटना है एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। यानी कि जो H प्लस कभी Ha के पास था, अभी किसके पास है? H2O के पास। तो H2O मेरे लिए राइट हैंड साइड का एसिड हो गया, और Na के साथ जो चीज लगी हुई थी वही तो बेस थी, तो यहाँ भी Na के साथ जो लगेगा वो बेस हो जाएगा। केवल ये है कि रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मोर और बैकवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी डिसाइडेड बाय एसिड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम क्यों इतना सारा एसिड का कंपैरिजन हमने अभी तक पढ़ा हुआ है? तो वो इसीलिए पढ़ा था फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड का एसिड राइट हैंड साइड के एसिड से स्ट्रॉन्गर है तो ये एसिड रिएक्शन में पार्ट लेगा और ये रिएक्शन पार्ट लेगा, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. जे एडवांस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, जिसमें आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर फीजिबल। तो 4 रिएक्शंस दी हुई है, उसमें अगर एसिड बेस रिएक्शन तुमको मिलता है तो दिस इज द वे वी प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। लेफ्ट हैंड साइड का एसिड हाइलाइटेड वे में लिखते हैं, राइट हैंड साइड का एसिड हाइलाइटेड वे में लिखते हैं, देन वी कंपेयर। और कंपैरिजन हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, पूरा हमने 3 से 4 लेक्चर उस पर यूटिलाइज किए, तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा। सर फॉरवर्ड बैकवर्ड का बोलो ना एक बार। आपको केवल इतना लिखना है, रिएक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एसिड बेस रिएक्शन इफ एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2। अच्छा ओके सर, थैंक यू। सर यहाँ पे आपने दोनों को एसिड 1 ही लिखा है, तो एसिड 2 H2 है। नहीं नहीं, वो बाई मिस्टेक हो गया, ओके। सॉरी, देखा ना, फिर मिस्टेक हो गई हाँ सर। मुझसे। कॉपी कर लिया बेटा? सर एक सेकंड।
डन सर। सर वो एसिड बेस रिएक्शंस के नीचे वो क्या है, एरो के बाजू में क्या लिखा है, HA क्या? आप सर वो रेड कलर में एरो बनाया था आपने ऊपर, उसके पीछे क्या लिखा है, HA? या HA, एवरीवेयर इट इज HA। ओके। So that's standing for a strong acid, right? हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछा गया है, विल HA बी सॉल्युबल या इज HA सॉल्युबल इन एनी वे। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया, यस और नो में मान लीजिए आंसर देना है, तो मैं यहाँ क्या केवल प्रूफ कर दूं कि क्या HA H2O से ज्यादा एसिडिक है, बस इतना प्रूफ कर दो तो ये चीज यस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, थैंक यू। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इज HA कंपाउंड सॉल्युबल इन NaNH2 सॉल्यूशन। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि दैट HA इज मोर एसिडिक देन NH3। NaNH2 से नहीं, NH3 एसिड वर्सेस एसिड है, बी केयरफुल। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया, इज HA सॉल्युबल इन C2H5ONA सॉल्यूशन। तो हाउ विल यू प्रूफ, ये करने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, केवल HA मोर एसिडिक देन 2H5OH। बस इतना Got it. सिंपल सा चीज है ये। इसको कॉपी कर लो बेटा सब लोग। हो गया बेटा, हटा दें इसको। एक मिनट। सर आई थिंक सो वापस पैसा रहा है। सर डन। Yes. So 1 second, sir. सर हम स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं ना? यस बेटा, स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, और आपको एक बड़ा अच्छा सा मैंने ऑर्डर दे रखा है याद करने के लिए। मैंने कंपैरिजन के सारे रूल्स सिखाए आपको, एक्सेप्शनल केसेस भी लिखा है, बट स्टिल यू कैन रिकॉल कि ये बड़ा सा ग्रुप याद है आपको, एक लिखाया था मैंने इस तरह यस सर। यस दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो वो आप उसको जितनी जल्दी सर वो याद चेक कर लेंगे कैटेगरी उतना वाला ना? बेनिफिट होगा। व्हाट डिड यू से बेटा? सो वो चेक कैटेगरी करने वाला उसमें लिखा था ना? कैटेगरी वाला बिल्कुल सही है। हाँ मेथड्स वगैरह तो देखो आते हैं कई लोगों को, लेकिन क्या है कि आप टाइम सेव कैसे करोगे, क्विकली आंसर बिना कंफ्यूजन के। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है उनको याद भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। गाइस अब लेवल अप करते हैं थोड़ा सा।
एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसमें हमने HA डाला, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, इज HA सॉल्युबल इन, मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप विजुलाइज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव कैसा पूछेगा। इज HA सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है, एक्सप्लेनेशन सेम, इज HA capable of liberating CO2 gas from sodium bicarbonate solution. Is HA capable of liberating CO2 gas from sodium bicarbonate solution? क्या करना पड़ेगा आपको? आप HA लो और उसको किसके साथ रिएक्शन करा दो बेटा? CO3। 9-10 की बातें थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अभी के कॉन्सेप्ट से क्या हमने बोला, ये बेसिक साइट हुआ NaCO3 का, इट विल कंज्यूम H और क्या बना देगा? H2CO3 H2CO3 और साथ में Na। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एसिड कौन है बेटा? ये। राइट हैंड साइड का एसिड क्या है? ये। अब बड़े से ऑर्डर में देखो, मैंने डेफिनेटली तुम्हें H2CO3 लिख के दिया होगा। यस सर। मिल रहा है ना? तो आप ये आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से एसिड्स हैं जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हैं। जो भी ज्यादा एसिडिक होंगे, they will be soluble in sodium bicarbonate, they will be capable of liberating CO2 gas from sodium bicarbonate solution। सब आराम से आपको आएगा। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या CH3COH केपेबल है सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा H2CO3 क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत किस में डिकम्पोज हो जाता है? H2O + CO2 में। प्रॉब्लम सॉल्व इससे करनी है, लेकिन माइंड में रखना है CO2 लिबरेट कैसे होता है, ये डिकम्पोज होता है, सब जगह नहीं होता है, मतलब यहाँ पर हो रहा है, H2CO3 CO2 में ब्रेक हो रहा है। अगर मैं पहले से ये लिख दूंगा तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कंपैरिजन किसके साथ करें। कोई बच्चा कंफ्यूज होकर के HA को H2O से कंपेयर करने लगेगा, वो कंपैरिजन यहाँ नहीं करना है, कंपैरिजन आपको H2CO3 से ही करना है। अगर ये चेक करना है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? यस। यहाँ पर भी सेम मैनर में। तो बताइए क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी? यस सर। हिंट है, Yes. बड़ा सा ऑर्डर देखो करके, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नो सर। Oh, sir. That means phenol is not capable of liberating CO2 gas from sodium bicarbonate solution, but CH3COH is। ये सब आप कॉपी करो बेटा। तो फर्स्ट रिएक्शन का रीजन क्या बोला आपने? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई बेटा बताओ। जो टेबल सर ने दिया था उसमें H2CO3 के आगे RCOOH था, तो इसलिए। ओके। Should I remove this बेटा? नो सर।
Should I? Done, sir. So 1 second, sir. गाइस अब आप ध्यान से सुनो बेटा, जो H2CO3 होता है ना, मैंने जानबूझ के आपको उसको ग्रुप में ऑर्डर में दिया था कैटेगरी वाले टाइम पे। इसका K वैल्यू जो होता है वो 4.52 into 10⁻⁻10 होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछता है कि बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो CO2 लिबरेट करेगा क्या अगर आपने एक कंपाउंड HA उसमें डिसॉल्व किया तो तुम उससे क्या पूछोगे? तुम उससे केवल एक सवाल पूछोगे कि बताओ इस HA का K क्या H2CO3 के K से ज्यादा है? मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes. अगर उसका आंसर यस हुआ, then you will say yes, HA will liberate CO2 gas from sodium bicarbonate solution. अब मैं तुम्हें K क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आयोनिक इक्विलिब्रियम अपने सिलेबस में है फिजिकल केमिस्ट्री में। एडवांस में ये थोड़ी ना बोलेगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स ओनली टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस देगा। हो सकता है कुछ के से रिलेटेड चीजें दे दे या के पहले आपको न्यूमेरिकली निकाले या आपसे निकलवाए और फिर कंपैरिजन कराए। तो हम लोग क्या के टर्म्स में भी अपने को डील करना आना चाहिए। तो केवल इतना सिंपल सी चीज है कि कोई कंपाउंड अगर है और उसका के H2CO3 के के से ज्यादा है तो दैट कंपाउंड विल बी एबल टू लिबरेट CO2 फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जैसे कि CH3COH। इसका के आप पढ़ोगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में 1.8 into 10⁻⁵। फिनॉल का के आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इसका वैल्यू होता है करीब करीब 1.1 into 10⁻10। ये नहीं करेगा, ये करेगा। आप वैल्यूज देख के पता चल सकता है, समझे ना। इस तरह के बहुत सारे एक्चुअली कंपाउंड्स हैं जो बड़े पॉपुलर भी हैं, लेकिन जो है अचानक से पूछ लेगा तो आप वहां गेस नहीं कर पाओगे। एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। ये देखो स्क्वायर जैसा दिखता भी है, इसका नाम स्क्वायरिक एसिड है। स्क्वायरिक एसिड, इसका जो दो एक्चुअली इसमें एसिडिक एच हैं, तो इसके लिए हम दो pKa डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं pKa1 और एक को बोलते हैं pKa2। इसका pKa वैल्यू 1.5 होता है और 3.5। अच्छा, pKa और K कुछ भी दिया हमें इससे मतलब नहीं है, हमें उन दोनों को आपस में रिलेट करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का K इतना है तो इसका pKa कितना होगा बेटा? 10 - log 4.52। क्या समझ पाया बेटा मैंने क्या किया? यस सर। सर उसका उल्टा ना? उल्टा नहीं, माइनस लॉग कह रहा, मैथ्स लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली आपको के पता है तो पीके पता चल गया, तो यू कैन इजीली कंपेयर पीके, समझे ना। यस सर। So we have to remember this pKa values. नहीं ये रिमेम्बर नहीं करना, बट लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि कितना डिफरेंस पे आ रहा है। पीके लिखने से क्या कॉन्फिडेंस आता है ना। तो कोई कह दे तुम्हारे मार्क्स उस किसी से कम है, कितने कम है, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। कितना आगे पीछे होने से क्या चेंज होगा वो आइडिया लगता है। तो ऑर्गेनिक में ये डेटा देने का फायदा ये होता है कि तुमको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत जगह पर तुम कि आंसर अच्छा इसके पीछे ही रखना है या इसके आगे रखना है, ठीक है। हमें ऑर्डर ही पूछा जाता है, हमें कभी वैल्यूज रटी हुई नहीं पूछी जाती। ये हो गया। इसके अलावा और भी इस तरह के कंपाउंड्स हैं, जैसे एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है मेल्ड्रम एसिड, उसका नाम है। ये एक्सेप्शनली हाई एसिडिक वाला कंपाउंड है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेल्ड्रम एसिड। और इसका कुछ पीके 4.9 होता है। ये लिख लो केवल ना, अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। टाइम टू टाइम तुम समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे।
अभी केवल मैं लिखा रहा हूँ कुछ ऐसी एक दो से कंपाउंड्स जो उतने तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं और ये एक्सेप्शनली हाई एसिडिक वाले होते हैं। इनको नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको कॉपी कर लो बड़ा फटाफट। सर पीके है आपने लाइक 10 माइनस लॉग 4.5 टू द बेस 10 इसलिए किया क्योंकि वो फॉर्मूला है ना। हाँ, मतलब माइनस लॉग के, बिल्कुल सही। तो सर मुझे वो बात नहीं समझी कि आपने 10 माइनस क्यों किया लाइक वो मैथ्स है बेटा। ओके अरे भाई, log a इंटू बी तो log a प्लस log b, फिर log b जो है वो log 10 रेज टू -10 है तो -10 बाहर आ जाएगा, इस तरह करते हैं। और फिर पूरा माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10 बचा, log 10 बेस 10 इज 1। ये सब, अब ये सब मत करवाओ बेटा मुझसे। तो स्टार्टिंग में आपने ऐसा कहा था ना कि will HA liberate H2CO3 when reacted with NaHCO3। इस क्वेश्चन पर फिर आपने HA का K वैल्यू कंपैरिजन का कहा था ना। हाँ, के ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल और पी के कम होना चाहिए। इसको हटा दें बेटा। हैव यू टेकन द, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो चालू कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेस वाला पार्ट भी फिनिश कराना चाहता हूँ, सो दैट आपके पास ज्यादा स्कोप हो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। So like in इसको हटा squaric acid, you have given 2 pKa values. So which one do we have to consider? Or we have to add them up and then do it? पहला वाला, फर्स्ट, पहला ही उसका मेन होता है, ठीक है ना। वो तो Okay, sir. वो एक्स्ट्रा केपेबल है क्योंकि दो उसके पास H प्लस है। हटा दे बेटा। यस एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, देखा था आपने कि फिनॉल इज नॉट केपेबल ऑफ लिबरेटिंग, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, अब आप इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम पिक्रिक एसिड है, लेकिन वो फिनॉल फैमिली को बिलोंग करता है, दिख रहा है? इसको बोलते हैं बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। लेकिन इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है कि इसकी एसिडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इवन कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इसीलिए इसका भी सरनेम एसिड लिख दिया जाता है। इसका नाम क्या पड़ गया? पिक्रिक एसिड। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसको भी लिख लो। ये एक्सेप्शनली हाई एसिडिक स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ 3 NO2 ग्रुप्स एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस ऑफ फिनॉल। बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स है बेटा, जैसे कि ये कंपाउंड है एक्टिव मिथाइलिन वाला, रिकॉल करो मैंने शायद पढ़ाया भी होगा। इसका पीके वैल्यू बहुत कम होता है, 5। आप सोचो ये 5 है और जो एसिटिक एसिड लिखा है ना उसका पीके वैल्यू आप निकालोगे तो 5 माइनस लॉग 1.8 होगा, तो लॉग 2.3 होता है। तो अगर इसको देखोगे तो कितना 4.7 और ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कुछ 4.75 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। मेरा समझ में आई बात आपको? यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। इसके बाद हम सीधे बेस स्टार्ट कर देंगे। डन बेटा, हटा दे इसको। सर पाइक्रिक एसिड के लिए सर आपने क्या रीजन दिया था? पिक्रिक एसिड के लिए मैंने बोला कि because 3 NO2 groups are connected and all 3 are electron withdrawing groups via resonance, so because of that it is high acid. ओके सर। Now you write heading comparison of basic strength of compounds. Basic strength of compounds. Basic strength of compounds. After studying this, you will be capable of attempting even exercise 6 and exercise 7. These two exercises are based on basic strength of compound. सर आप पीछे जा सकते हैं एक सेकंड? Yes, take the screenshot.
चलो guys, same manner as we did for acid, लेकिन एक खास बात अगर आप रिकॉल करो तो when we discussed acidic strength ना, तो उसका मेन चीज हम लोग हर बार क्या करते थे, कॉन्जुगेट बेस बनाते थे। तो पेरेंट के एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए हमने हर बार कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया, नहीं लगता है तुम्हें? यानी कि हमने बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंपेयर करना सीख लिया है। भाई कॉन्जुगेट बेस जो थे वो बेस ही तो थे, इसका मतलब हमें ज्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा। बट एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हो और क्वेश्चन आया है राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो स्टार्ट कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें कि अपना क्वेश्चन परफेक्ट हो जाए और सही आंसर आए। तो उसमें सबसे पहली चीज यहाँ पर भी हम क्या चेक करेंगे बेटा, कैटेगरी। टाइगर वर्सेस ह्यूमन, रेस कौन जीतेगा? टाइगर। टाइगर। भले ही कोई एक्सेप्शनल केस हो, बट हम लोग उसको भूल करके सिंपल टाइगर को ही विनर बताएंगे। कार्बन पे लोन पेयर हो सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो सकता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो सकता है, फ्लोरीन पे लोन पेयर हो सकता है, Cl पे लोन पेयर हो सकता है, Br में हैव लोन पेयर, I में हैव लोन पेयर। I, Br, Cl ये केवल सिंबॉलिकली लिखा है, पॉइंट इज ग्रुप पीरियड, इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ऐसे जाएंगे तो सॉरी इधर भी ऊपर की तरफ जाओ तो भी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए अचानक से क्वेश्चन दे दिया CH3Na ज्यादा बेसिक है या CH3OH ONA ज्यादा बेसिक है, ठीक है, या फिर आपको दे दिया NaOH ज्यादा बेसिक है, तो आप क्या करोगे बेटा? CH3 जैसे NaOH is based because of OH minus, उसी तरह से बताइए CH3Na will be based because of Na plus या CH3 minus? CH3 minus। उसी तरह CH3ONA will be based because of, या इसके बदले में ये अभी नहीं लिखता हूँ, आपको लिखता हूँ NaNH2। ये बताइए NaNH2 will be based because of NH2 minus। और इन तीनों का कंपैरिजन अपने को यहाँ से दिख रहा है, तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH3Na, NaNH2, NaOH। अब अगर मैं ये ना सिखाऊं तो पॉपुलैरिटी के चक्कर में तुम NaOH को मोस्ट बेसिक लिख दोगे। तो पॉपुलैरिटी नहीं, कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है टू गेट आंसर। मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? यस सर। सर जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा था वैसे इस केस में भी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है ना? उसका उल्टा ही है, क्योंकि ये सब कॉन्जुगेट बेस ही तो है उसके। अच्छा ओके। डन बेटा? एक सेकंड सर। डन सर। गाइस सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इफ कैटेगरी इज सेम, if category is same then check factors। फैक्टर्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा हुआ है? रेजोनेंस, और रेजोनेंस डोमिनेट करता है, इसीलिए फर्स्ट रेजोनेंस, देन कौन सा फैक्टर? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव, ठीक है।
ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम लोग अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। उस क्वेश्चन में हम बहुत सारे कंपाउंड्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले कॉपी कर लो, फिर मैं उस पे जाता हूँ। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जाना। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। यस सर डन। और इसमें केस क्या होता है बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो साइट की बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। यस सर। डन सर। हो गया गाइस, एक बात याद रखना, मोस्टली सर जो एक आप सेकंड लो ना पीछे वाले स्लाइड पे। डन सर। मोस्टली जो कैटेगरी पूछी जाती है ना अपने एग्जाम में, वो एक्चुअली नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है। आप मान कर चलिए कि पिछले 50-60 इयर्स में जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस नाइट्रोजन बेस्ड बेसिक स्ट्रेंथ पे आए हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग उसी को अपना बेस मान के अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं। क्वेश्चन का स्टाइल क्या होगा, राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आप केवल नोट्स अच्छे से बनाते रहना, जो मैं कह रहा हूँ वो सब अटेम्प्ट करते रहिए। आपको जो ऑर्गेनिक का पोर्शन होगा केमिस्ट्री का, उसमें आप बड़े आराम से करोगे, ठीक है। और जेई मेन के क्वेश्चंस तो इतने आसान है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप ऐसा पढ़ लोगे कि आप सूंघ भी लोगे क्वेश्चन को तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन खुद चीक कर कहेगा मैं आंसर टिक कर दूं, ठीक है। राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये स्टाइल होगा। अब मैं दो कंपाउंड से शुरू कर रहा हूँ और फिर उसमें बीच बीच में ऐड करता जाऊंगा। आई विल गिव यू द टाइम कि आप उसको लिख लो, और आप ऐसा लिखना कि आप 2 महीने बाद जब रिवाइज करो तो नोट्स आपसे बात करने चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबको मेरी बात समझ में आई, हम करने क्या जा रहे हैं? यस। मैंने एक कंपाउंड चूज किया ये। अब मान लीजिए एग्जाम में ये दिया हुआ है, ये दिया है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ एक H भी है और यहाँ लोन पेयर है। ये हमको पता है, वो दे या नहीं दे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। वापस रिपीट। अरे अब वापस कैसे इधर मिटाकर वापस बनाऊंगा मैं? अब मैं दूसरा इधर आ रहा हूँ गाइस। अब इधर देखो बेटा, ये जैसे ये दिया हुआ है तो अपने को वो बनाकर दे या नहीं दे अपने को मालूम है नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर होगा। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं तो सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि साइट कौन है बेसिक, उसको हाईलाइट कर लो। समझ गए ना? जब भी कंपाउंड्स का कंपैरिजन हो, आप हर एक कंपाउंड का जो बेसिक साइट हो उसको हाईलाइटेड वे में लिख लो, ठीक। और उसके बाद पहली चीज जो आपको करनी है वो है ये चेक, क्योंकि कैटेगरी सेम है। चेक लोकेलाइज्ड, localized and delocalized। मतलब चेक वेदर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड और delocalized। आप अच्छे से सेंटेंस बना लेना, चेक वेदर लोन पेयर इज लोकलाइज्ड और delocalized। अच्छा, delocalized कैसे पता चलता है? अगर लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, यानी रेजोनेंस दिख रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, तो दैट विल बी कॉल्ड delocalized। क्या तुम देख पा लोन पेयर सिंगल सिंगल है और यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल है? कैन यू सी? यस सर। That means here I can write this is Localized. localized
and here I can write delocalized. delocalized. तो यहाँ पर पॉइंट ये लिखना है कि लोकलाइज्ड मोर बेसिक होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक, सेकंड्स में आंसर आ गया। अब सोचिए अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी है और तुमने जो है इस तरह से दो का प्रिडिक्शन कर दिया और एक ही ऑप्शन में इस ऑर्डर में चीज लिखी हुई है, तो आपका आंसर वही आ गया। ठीक, ये हो गया। अब सोचिए मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया कंपाउंड। ध्यान से देखना बेटा, मैंने इसमें एक कंपाउंड और ऐड कर दिया। अब वो बच्चा जो पूछ रहा था ना कि दोबारा बताओ, उसको ध्यान से देखना है बेटा। मान लो ये दिया है, तो क्या चीज तुमको ऑलरेडी मालूम है जो बनी नहीं है यहाँ पर? इस H के पास लोन H पेयर। होगा और लोन पेयर होगा, इसके पास H होगा, लोन पेयर होगा। गलती से भी ये मत सोचना कि इसके पास दो बेसिक साइट है तो ये ज्यादा बेसिक है। ये एक गलत फहमी है। साइट को हाईलाइट कर लो, आइडेंटिकल थे, किसी को भी हाईलाइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जहां डिफरेंस आएगा वो तुम अपने आप समझ जाओगे, तब तक के लिए वेट करो। तो ये आइडेंटिकल थे, मैंने साइट हाईलाइट कर ली। अब आते हैं पॉइंट पे। अब अगर बाय चांस बोथ लोकलाइज्ड है, ठीक है, या फिर बोथ मतलब मैं दो दो करके कंपेयर करूंगा ना, बोथ डीलोकलाइज्ड है, तो क्या करें? देन चेक अदर ग्रुप्स, चेक अदर ग्रुप्स इफेक्ट ऑन बेसिक साइट। तो हमारी बेसिक साइट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो उसमें अदर ग्रुप्स क्या करता है? अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा बेटा? साइट की डिक्रीज करा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस, तो वो बेसिक साइट को क्या कर देगा? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करा देगा। इसी तरह सेम में इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, अगर प्लस आई लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। बट पहले रेजोनेंस फिर इंडक्टिव। तो ये देखो बेटा, क्या ये रेजोनेंस करके अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को दे सकता है? आंसर है नो, नो। बट रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इंडक्टिव इसका कैसा है? माइनस आई या प्लस आई? तो हम बोलते हैं ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई। तो माइनस आई मतलब विड्रॉ करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ विल रिड्यूस और विल इंक्रीज? इट विल रिड्यूस। रिड्यूस। तो अगर मुझे इन तीन का ऑर्डर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, तो हमने पहले लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड पता किया। जब हमको पता चल गया कि दो लोकलाइज्ड हैं, उनका आपस में कैसे कंपेयर किया? तो हमने किया यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग कैरेक्टर चेक किया। अदर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द साइट डिक्रीजेस। इसको लिखो बेटा इतना। फिर मैं और कंपाउंड्स इसी में ऐड करूंगा और वो पूरा सीक्वेंस बड़ा सा एक्सट्रीम लेवल तक हम जाएंगे। सर आपने बोला वो और बेसिक है या कम बेसिक है? ये कम बेसिक हो जाएगा ना, विड्रॉइंग ग्रुप खींच लेगा इसके। ये ऑर्डर निकाला है बेटा हमने, ठीक है? यस। Let me know if you have copied down. 1 minute, sir. Done, sir. Have you all copied? No. एक सेकंड के लिए इसके पीछे वाला स्लाइड दिखाओगे?
हाँ सर हो गया। डन सर। ओके गाइस, अब मैं इसमें कुछ और कंपाउंड्स ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। मैंने इसमें एक कंपाउंड ये ऐड किया, एक कंपाउंड मैंने ये ऐड किया, और एक कंपाउंड मैंने ये ऐड किया। ये NO2 है बेटा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा 3 कंपाउंड जो ऐड किए, उनको देख के तुम्हें क्या लगता है कि उनका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज। सर वो लास्ट के टू क्या लिखा है डीलोकलाइज्ड, तो समझ सब में नहीं जगह आ में रहा। डीलोकलाइज्ड क्या चीज? डीलोकलाइज। सर वो जो लास्ट टू ड्राइंग है वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या लिखा है नाइट्रोजन के साथ। NH2 NO2 NH2 है बेटा, सब वही है, NH2 NH2। ओके सर। गाइस, अब वापस फोकस हो जाओ। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 कंपाउंड्स है, इन 2 से तो कम बेसिक होंगे, पहला ही पॉइंट उनका आंसर दे देता है। क्या सबको समझ में आया? यस सर। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि बाकी ग्रुप क्या करता है, भाई तो पूछ रहा है ना, बाकी ग्रुप्स को चेक करो। तो क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ग्रुप जो होता है वो वाया इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस, वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यस सर। इससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन मेटा पे रेजोनेंस वर्क नहीं करता है, याद है ना? यस सर। यस नो सर। रेजोनेंस एट मेटा, तो यहाँ केवल माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉ करेगा, जबकि ये रेजोनेंस से विड्रॉ कर लेगा। तो बताइए किसमें माइनस नेगेटिव, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की ज्यादा कम हो जाएगी, रेजोनेंस से विड्रॉ या इंडक्टिव से विड्रॉ? इंडक्टिव से विड्रॉ। इंडक्टिव से। नहीं, रेजोनेंस से विड्रॉ करने पे ज्यादा कम हो जाएगी, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। यानी अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा तो ये ऑटोमेटिक ऑर्डर। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ सर। तो बस आपने जो फर्स्ट तो चैप्टर को कहा एक वो सेकंड, एक सेकंड, मैं आपका डाउट लेता हूँ, डाउट आपका लेता हूँ, बट जिनको समझ में आएगा उनको समझा दूं क्या करना है। तो बाकी बच्चे बेटा इसको लिखें जिनको भी समझ में आ गया हो कि ये 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर जो दिख रहे हैं, उनमें हमने क्या किया, सब डीलोकलाइज्ड थे। तो हमने अदर ग्रुप का फैक्टर चेक किया कि वो रिलीजिंग वायर रेजोनेंस या विड्रॉइंग वायर रेजोनेंस, रिलीजिंग इंडक्टिव से या विड्रॉइंग इंडक्टिव से, एंड अकॉर्डिंगली वी प्रेडिक्टेड ऑर्डर। अब आप बोलो बेटा जिसको कंफ्यूजन है। नहीं सर समझ गया मुझे। Good.
सर जो लास्ट 3 और 4 का ऑर्डर है वो नहीं समझा मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि 4 3 से पहले होना चाहिए। और ये वाला यस सर, क्योंकि थर्ड में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉइंग है। हाँ तो कम विड्रॉ कर पाया ना, अगर रेजोनेंस से विड्रॉ करता रेजोनेंस प्रेफरेंस में तो ज्यादा विड्रॉ हो जाता, NH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कम बचते, कम डेंसिटी होती तो कम बेसिक हो गया, वही तो हुआ। अच्छा ओके सर। हटा दे बेटा इसको, सबने लिख लिया। यस सर हो गया। अब इस एक कंपाउंड और डालते ही इसका लेवल सडनली बढ़ जाएगा। आप इतना तो समझ ही गए कि मैं पूरा ऑर्डर में ही डाल रहा हूं, है ना। याद है ये एग्जांपल पायरिडीन है, कैन यू रिकॉल, एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है ये पायरिडीन। कैन यू टेल मी द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर ये नहीं लोकलाइज्ड है कि जाएगा। डीलोकलाइज्ड? डी इसको कहते हैं लोकलाइज्ड। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, even though you can see lone pair single double, but ये एक special example है, gave you important points of resonance where I told you that lone pair of nitrogen will not take part in resonance if it is pi bonded, यानी double bonded nitrogen lone pair resonance में नहीं जाता। जाकर important points of resonance check करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, localized हो गया। अब इसका localized का मतलब हो गया इन सब से तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ज्यादा बेसिक हुआ, बट इनसे कैसे कंपेयर करें, तो बड़ा आसान है। जब इनसे कंपैरिजन आप कर रहे होगे ना, तो एक चीज माइंड में रखना, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाले लोन पेयर से कम बेसिक होगा। ये एकदम रटा होना चाहिए। क्यों? ये sp2 नाइट्रोजन होता है और ये sp3 नाइट्रोजन होता है। sp2 नाइट्रोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, और H+ जब मांगने आएगा तो उसको देगा नहीं। और अगर H+ को इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिले तो H+ क्या बोलेगा कि सामने वाला लेस बेसिक है। और इसको आप रट भी लो चलेगा, बिकॉज इसके बहुत सारे दूसरे पॉसिबिलिटी, जैसे मैं लिख दूं एक क्वेश्चन में, इट्स लाइक दिस, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, H2C डबल बॉन्ड CH माइनस, CH3 CH2 माइनस, और मैं आपसे बोलूं कि बताइए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, तो सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो। सेम चीज आपको बस याद हो कि अगर एटम सेम है और तुमको उसमें हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस पता चल रहा है, तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज वाली चीज बेसिक कम हो जाएगी। इसको भी आप साथ में कॉपी कर सकते हो। ये ओवरऑल हो गया वो केस जिस तरह के क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में मिलेंगे। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट एक्सेप्शनल केसेस। इसको कॉपी कर लो बड़ा। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का नहीं काम करेगा रिजोल, वो लोकलाइज होगा का अगर ट्रिपल बॉन्डेड हाँ नाइट्रोजन। वो लोकलाइज्ड होगा। सर तो जो लोकलाइज वाला लोन पेयर है नाइट्रोजन का, उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा आप बोल रहे हो? नहीं, लोकलाइज्ड तो एक अलग चीज है कि हमने ये पता कर लोकलाइज्ड है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि दो लोकलाइज्ड हो तो क्या करें। तो एक तो होता है अलग फैक्टर चेक करना, लेकिन ये सडन आंसर आपको देगा कभी भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से लेस बेसिक होगा। ये मैं कह रहा हूँ, इसका हाँ। लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड से कोई लेना देना नहीं है। लोकलाइज्ड पता करना एक अलग चीज थी। हाँ सर वो समझा। तो बेसिकली डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कम बेसिक होगा सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से, तो फिर आपने ग्रेटर देन क्यों लिखा है? अगर दोनों लोकलाइज्ड हैं तो। ओके समझा। तो वो उसके ठीक बाजू है, वाला डीलोकलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल हुआ ना हाँ वो। डीलोकलाइज्ड हो गया तो पहले ही पीछे हो गया, क्योंकि पहले हम ये चीज चेक करते हैं। थैंक यू।
सर अभी जो ऐड किया था हमने उसमें पाई बॉन्डेड है इसीलिए वो लोकलाइज हो जाता है ना। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही। सर हाइब्रिडाइजेशन पे से कैसे डिसाइड करने का बेसिस? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आते हैं बेटा, स्ट्राइक नंबर नहीं मालूम? हाँ सर, पर नेक्स्ट स्लाइड में आपने दिखाया था ना। नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं? ये लो। सर 1 मिनट सर, वो कॉपी करना। ओके। सर हो गया। हो गया। इसको भी आप कॉपी कर लो। फिर मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताता हूँ, इससे ये वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा। यू विल बी केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6, 7 आल्सो। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, अब आप पूरा ऑर्गेनिक पे टाइम डिवोट कर दो, क्योंकि अभी तक आप फ्री थे बाकी सब्जेक्ट्स को करने के लिए। नाउ गिव योर टाइम टू ऑर्गेनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो बुकलेट से, ठीक है? सर तो अब बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल है? अरे अभी एक्सरसाइज के नाम बता रहा हूँ, वो सुन नहीं रहे हो क्या? ओके ओके हटा दे इसको। सर जस्ट 1 मिनट फिनिश हो सर 1 मिनट। यस सर, थैंक यू। हो गया गाइस? अब आप लिखिएगा एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में एक है, एक डेटा देता हूं मैं आपको, डेटा के फॉर्म में, एंड वी विल एक्सप्लेन दैट डेटा अपने उसमें। तो एक है बेटा, इसमें लिखते हैं N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम। सर आपका वॉइस आ नहीं रहा, क्रैक हो रहा है। सर क्रैक हो रहा है वॉइस। सर Guys, am I audible? Yes, sir. So unfortunately it got disconnected. So screen is now सर not एक्सेप्शनल there. से आपस बता दो ना। हाँ वहीं से बता रहा हूँ। तो I was telling you this, एक ये वाला मैंने लिखा था, इस कंपाउंड का नाम लिखा था, और मैंने बोला था ये 4,000 टाइम्स मोर बेसिक है किसके कंपैरिजन में, इसका नाम मैंने लिखा था। ठीक है, दिस कंपाउंड इज 4,000 टाइम्स मोर बेसिक देन दिस। तो एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले मैंने स्टेरिक इफेक्ट बताया था, याद है आपको? स्टेरिक वाला जिसमें प्लेन लूज Yes, करता sir. है, कैन यू रिकॉल? हाँ, तो उसको जनरल वे में हम बोलते हैं SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? SIR इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस। यानी कि आपका रेजोनेंस रुक जाए। और रेजोनेंस कब रुकता है बेटा? जब कोई एटम
दूसरे सिस्टम के प्लेन से बाहर चला जाए। यही तो हम कर रहे थे इतनी देर तक, है ना। हमने बेंच से जो 2 लोगों को गिराया था वो प्लेन से बाहर ही तो करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन है, अब ये केसेस तुम पता नहीं कर सकते हो खुद से, तो हम लोग जो भी एक्सेप्शनल कर रहे हैं बस उतना ही स्टडी कर रहे हैं, उसके अलावा कहीं एक्सेप्शनल केसेस और जगह नहीं लगाने, ठीक है। अब आप देखो बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर SIR लेना है। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखा है जिसमें नाइट्रोजन के चारों तरफ तुम्हें ग्रुप दिख रहा है 2 ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ भी दिख रहा है। तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाता है, बिकॉज नाइट्रोजन लूजेस द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस, lone pair of nitrogen fails to participate in resonance because nitrogen loses the plane of benzene ring due to this crowding effect. इसको नाम दिया steric inhibition for resonance SIR effect. समझ में आई मेरी बात? Am I not audible? कोई नहीं है जो कम्युनिकेट करे? ओके, ये SIR का एक एग्जाम्पल याद रखना। इसके अलावा SIR की और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये एक SIR का एग्जाम्पल है बेटा, इसको भी लिख सकते हो, है ना। इस तरह ग्रुप्स लगा, एक ग्रुप मान ली मिस भी कर दिया तो थोड़ा इफेक्ट कम हो गया, बट स्टिल इसमें भी SIR होगा। एक SIR का एग्जाम्पल जिसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। अगर NO2 के 2 तरफ ऑर्थो में ग्रुप लग जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर खत्म हो जाता है वाया रेजोनेंस, ये खत्म हो जाता है। तो ये 2 मोर एग्जांपल्स यू कैन राइट, ऑल्दो इसका बेसिक स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, बट ये SIR इफेक्ट के 2 और एग्जांपल्स हैं, इनको लिख लो। जो डेटा दिया था वो मैंने इसके रिगार्डिंग दिया था, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये डेटा जो मैंने डिस्कस NO2 है ना सर? हाँ, ये NO2 है। ये एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है जहां SIR ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। और एक बेंजोइक वाला SIR ऑब्जर्व था। तो SIR के 3-4 एग्जांपल सिलेबस में है जो हमको करने हैं। बाकी इसका बेसिक से कोई लेना देना नहीं है ना, एसिड बेस से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक एग्जांपल है जहां बता रहा हूं मैं कि NO2 इसके प्लेन को लूज कर देगा और वाया रेजोनेंस उसका विड्रॉइंग खत्म हो जाता है। इसको ले लो बड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मैं आपको 2-3 और चीजें बताना चाहता हूँ तो वो मिस ना हो जाए। चलेगा बड़ा? इसको बाद में कॉपी कर लेना जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। ओके सर। एक्चुअली आई वांट टू कंप्लीट पार्ट टुडे ओनली। हां सर, आप अभी डेटा का कुछ बोल रहे थे ना कि कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो क्या था? वो मैं बोल रहा था जो मैंने लिखा, ऐसा बोला था ना, एक स्टेटमेंट बोला था कि दिस इज 4000 टाइम्स मोर बेसिक देन, वो इसके डेटा के लिए बात कर रहा था। ये तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा एग्जांपल दे दिया SIR के। ओके सर, वाले थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट, इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनना बेटा। ये एनिलीन है, इसके पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, H+ आता है अटैक करने के लिए और अटैक कर देता है। दूसरी सिचुएशन, फिर से मैंने एनिलीन बनाया, लेकिन इस बार एक ग्रुप यहाँ लगा दिया। उस ग्रुप ने क्या किया, अपने क्राउड से इस नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट कर दिया। नाउ H+ will not be able to attack in the same way as H+ was doing here. क्या थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई? जहां भी वर्ड स्टेरिक आएगा समझना क्राउड से कुछ रिलेटेड है, तो आप समझ पाओगे, फील कर पाओगे, ठीक है। तो अगर H+ अटैक कम कर पा रहा है तो H+ का फीडबैक क्या होगा? ये कंपाउंड कम बेसिक है कि ज्यादा बेसिक है? कम बेसिक। कम बेसिक है। भिखारी तुमसे पैसे मांगने आया, तुम्हारे पास हो या नहीं हो, अगर उसको पैसा नहीं मिला तो उसकी नजर में तुम रिच नहीं हो,
ये कंक्लूजन होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, SIP आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और SIP हम केवल एनिलीन्स में चेक करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? सर ये SIP का कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर सकते हो? इसको ऐसे समझो बेटा कि तुम समझ लो यहाँ खड़े हुए हो और पेरेंट्स तुम्हारे यहाँ पर खड़े हुए तुम्हारे बगल में, एग्जैक्टली बगल में। कोई तुमको पीटने आना चाहता है, तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारने आना चाहता है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो तुम्हारी ये सेफ्टी हो गई। अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि तुमने अपना सर अपने पेरेंट्स के हाथ से के रेंज से बाहर निकाल दिया, तो पिटाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ भी देखो, तुम्हें लगेगा कि SIP होना चाहिए। समझ लो ये दो पेरेंट्स हैं, लेकिन नाइट्रोजन ने क्या कर दिया, उनके प्लेन को लूज कर दिया, समझे ना। जबकि यहाँ Yes, पर sir. SIP भी लग जाएगा। तो यानी ये जो 4000 का डिफरेंस आया है, इट्स नॉट ओनली बाय SIR इफेक्ट, इट्स बिकॉज ऑफ SIP हियर। SIP ने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम की और SIR ने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ बेटा? Yes, sir. ठीक है। ये तो SIP केवल याद रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और SIP तब लगता है जब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाओ। सो मैं कुछ डेटा आपको दूंगा, उसको भी आप कॉपी कर लेना, और जो है वो डेटा एनालाइज करना नॉर्मल तरीके से, और जहां भी आपको लगे कि आंसर मिसमैच हो रहा है तो चेक करना क्या SIP इफेक्ट है, तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। H+ ऐड हो रहा है। हर बेस को एसिड अटैक करके ही किया जाता है, तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये जज कर रहे हैं। तुम अमीर हो ये कैसे पता चलेगा? तुम पे कोई भिखारी आएगा पैसे मांगने के लिए और तुमने पैसा दिया तो तुम अमीर पता चलोगे, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, इसको हटा दे। यस सर। आई एम गिविंग यू सम डेटा बेटा, उसको कॉपी कर लो और उसको एनालाइज करना है ना, उस पे चेक करना कि SIP इफेक्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है। पहले नॉर्मल तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ तुम निकालना और देखना कि आपका आंसर कितना मिसमैच हो रहा है। डेफिनेटली आपका आंसर मिसमैच होगा, वो SIP की वजह से। अगर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आएगा एनिलीन में तो बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, यही है SIP इफेक्ट। ये एक डेटा है। इसी तरह दूसरा डेटा मैं दे रहा हूँ बेटा। सर SIP का डेटा है ना, SIR का नहीं है ना? डेटा बेसिक स्ट्रेंथ का है। ओके सर। डेटा बेसिक स्ट्रेंथ का है, बट बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत तुम्हारे नॉर्मल आइडिया से अलग निकलेगा। तो क्यों अलग आया, उसका एक्सप्लेनेशन SIP है। ओके सर। यहाँ CL है बेटा। ये OCS3 है। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? सर एक मिनट सर। यस सर ले लिया। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, इसको बाद में कॉपी करना। चलो
एक कॉन्सेप्ट बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग एमाइन इन्वर्जन। मैं इसको नहीं भी पढ़ाऊं तो भी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब एडवांस के लिए आपको जरूरी है, क्योंकि उसमें वो नया चीज पूछते हैं, पैराग्राफ में आप कुछ ऐसा दे सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, तो वो कौन से टाइप होते हैं वो ध्यान से देखो बेटा। याद है आपको मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पढ़ाया था? यस सर बाइसाइकिल Yes, sir. इसको देखोगे आप, तुम्हें वही फीलिंग्स आएगी। मैं आपको ऑर्डर साथ में दे रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ का। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस आई विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एमाइन इन्वर्जन। ठीक, अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा ना हो, ऐसा दिया हो, तो आप परेशान मत हो ना, डिजाइन अलग हो सकती है, लेकिन वो आप समझ जाओगे कि ये बाईसाइक्लो वाला स्टाइल ही है। ठीक है बेटा ना? सर ये फर्स्ट मतलब ऑफ ऑल व्हाट इज एमाइन इन्वर्जन? बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो मतलब जो आपने दूसरा डायग्राम निकाला वो बस ऐसे ही है ना कि ऊपर से देखा तो वो कैसे दिखता है? हाँ सर ये वाला समझाने के बाद आप एक बार बताओगे कि वो आपको बाईसाइक्लो ही है, कैसे समझ में आता है? लाइक मुझे उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जा रहा है ना, देखो ना, इससे 3 बॉन्ड्स तो पास वो हो। ऊपर वाला समझा, उसके नीचे आपने बोला ना कि वो और वो सेम है, वो नहीं हाँ समझ ये में। देखो ना 3 बॉन्ड्स जा रहे हैं, जैसे यहाँ से 3 बॉन्ड्स, जैसे यहाँ से 3 बॉन्ड्स। ठीक है, पर सर चलो उसका अब लाइक उस पे नंबरिंग नहीं कैसे अब वो करते हैं? आपस में आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना बेटा, है ना। बाईसाइक्लो कैसे आया, वो बाईसाइक्लो नॉमेनक्लेचर का है, हम लोग इस पे फोकस्ड होते हैं, नहीं तो फिर हम अपने डिरेल हो जाएंगे, है ना, मेन हाँ चीज से। सर। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। बैक टू दिस, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एमाइन इन्वर्जन। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 3 ग्रुप्स होंगे, तभी तो आपने उसको एमाइन बोला। तो ये जो एमाइन है, इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और शेप क्या है बेटा? पिरामिडल। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर पिरामिड में ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, तो कोई दूसरा बच्चा बोलेगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तो तुमने पलट कर लिख दिया है, इसमें कोई डिफरेंस तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन ये पलट कर मैंने नहीं लिखा है, ये फ्लिप हुआ है, फ्लिप हुआ है। अब फ्लिप होना का क्या होता है? पलट कर मतलब तो किसी भी कंपाउंड को ऐसा उल्टा करके लिख दो। फ्लिप होने का मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम अम्ब्रेला विजुलाइज करोगे। आप रेनी सीजन में देखते हो बेटा, हवा आती है तो अम्ब्रेला कैसा हो जाता है? कैन यू विजुलाइज द हाँ सिचुएशन? यू उल्टा। हाँ क्या सर। तुम इसको अम्ब्रेला उल्टा करते हो या वो फ्लिप होता है? फ्लिप होता है। फ्लिप होता है। फ्लिप होता है। तो अब उस फ्लिपिंग को स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो, स्लो मोशन में। क्या तुम्हें नहीं लगता एक स्टेज ऐसी आएगी जब अम्ब्रेला का ऊपर वाला हिस्सा ऐसा प्लेनर हाँ। होगा? हाँ स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो। तुमने डंडी ऊपर नहीं की है, वो पार्ट फ्लिप किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वही चीज हो। इसका मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी जब नाइट्रोजन के 3 आर आपस में प्लेनर सिचुएशन में होंगे। ऑल्दो वो सिस्टम अनस्टेबल है, ये पिरामिडल एग्जिस्ट करना चाहता है, बट फ्लिप करते समय ऐसा होगा। तो एनर्जी कहां से आई? बोला कि एयर मतलब एनर्जी। इसके लिए यहाँ पर भी दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, तो एनर्जी वर्सेस इन्वर्जन में इनिशियली पिरामिडल है, एनर्जी आई, ऊपर गया, फिर पिरामिडल बन गया। इसको कहते हैं एमाइन इन्वर्जन। अब एमाइन इन्वर्जन को रोका कैसे जाए? तो बड़ा फिर से घरेलू एग्जाम्पल, अगर मैं उसी अम्ब्रेला का को रस्सी से ऐसे डंडी से बांध दूं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि एयर उसको तोड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करेगी या परहैप्स नहीं तोड़ हाँ सर। पाएगी? यस सर। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? नो फ्लिपिंग, यानी नो इन्वर्जन।
तो हमारे इसमें कैसे करें, बड़ा आसान है। नाइट्रोजन जो ये 3 ग्रुप है इनको आपस में आगे जाके कनेक्ट कर दो। नहीं समझ में आया? तो ये प्लेनर नहीं हो पाएंगे, स्लो मोशन देखो ना, प्लेनर नहीं होंगे तो फ्लिप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, नो एमाइन इन्वर्जन। क्या समझ में आई थोड़ी बहुत बातें बेटा? बोलो। सर So could you लास्ट repeat the last part? हाँ सर लास्ट भाई, पार्ट। ये 3 आर जो हैं फ्लिप कब कर पाएंगे, जब ये फ्री होंगे। अगर मैं इनको अटैच कर दूं आपस में तो ये प्लिनारिटी पे कैसे जाएंगे, ये तो टेढ़े ही रहेंगे ना हमेशा के लिए, क्योंकि तुमने यहाँ से बांध दिया, इनको कनेक्ट कर दिया, समझे ना। तो वो एमाइन इन्वर्जन नहीं शो कर पाएंगे। जैसे तुमने इस छाते को रस्सी से बांध दिया तो ये फ्लिप कैसे करेगा, ये पहले प्लेनर स्लो मोशन में नहीं जा पाएगा ना, ये बंधा हुआ रहेगा। नहीं समझ में आया? रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग? नहीं समझा सर सर। समझता है। वो कोई बोल नहीं रहा है ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, या इसको स्किप कर दूंगा पर कॉन्सेप्ट वो को। विजुअलाइज यस नहीं सर हो रहा आगे कि बढ़। ऐसे कैसे कनेक्ट हो जाएगा वो आगे। अरे हम करेंगे ना, तुम टेंशन मत लो। ये हाँ बोलो केवल कि सर समझ में आ गया रस्सी वाला एग्जाम्पल, आगे बोलने दो मुझे, सब समझ में आएगा तुम्हें, मुझे एग्जाम्पल देने तो दो। ओके उतना समझा क्लियर है? सर। ये सामने एग्जाम्पल है बेटा, ये नॉट लगाया ना हमने, देखो ना यहाँ यहाँ इन दोनों के लिए लिख देंगे नो एमाइन इन्वर्जन, जबकि यहाँ पर ग्रुप्स फ्री हैं, तीनों इथाइल ग्रुप फ्री हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एमाइन इन्वर्जन। थोड़ा बहुत समझ में आया बड़ा, इन्वर्जन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा पहचान पाओगे। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स अगर आगे जाकर कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां इन्वर्जन नहीं होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मेन चीज कि इसका बेसिक से क्या लेना देना है, तो बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर किसी में एमाइन इन्वर्जन है तो वो कंपाउंड लेस बेसिक होगा रिलेटिवली। क्यों? यस बड़ा सर। सिंपल है। नाइट्रोजन है, उसके 3 ग्रुप्स थे, ये H प्लस अटैक करने के लिए आ रहा था, नाइट्रोजन ने अपनी गर्दन घुमा दी। बताइए अटैक ज्यादा हो पाएगा कि कम हो पाएगा? लेस। तो बस एमाइन इन्वर्जन का ये फायदा है कि अटैक ही नहीं हो पाया तो H प्लस क्या फीडबैक देगा कि सामने वाला लेस बेसिक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन इधर एमाइन इन्वर्जन नहीं कर पाता, मतलब तुमने इधर नॉट लगा दिया इस तरह से, तो H प्लस आएगा और इजीली अटैक कर देगा। तो यानी ये ज्यादा बेसिक हो गया। वही तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, मोर बेसिक। ऑर्डर में देखो दिख रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। सर होगा। ले लिया? हाँ, इसको भी ले लो बेटा। डन सर। इसको भी ले लो बेटा। इन सबको पढ़ना, फिर सर ग्रुप एक में आप सेकंड डाउट प्रीवियस वगैरह लेना। निकाल प्रीवियस स्लाइड में ये लो। सर आप एक Yes, बार वो कंपाउंड वाले में जा सकते हो, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड। नहीं नहीं इसके पहले वाले से। बस अब वो बाद में ग्रुप में पूछ लेना, कोई ना कोई डाल देगा। इसको ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। 30 सेकेंड्स का एक और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, आप उसको देखो बेटा। एक और एक्सेप्शनल केस है, इसको बोलते हैं एमाइडीन। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन से लेस बेसिक होता है, याद है? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक, अब आप ध्यान से देखो बेटा, क्या आप देख पा रहे हो बेटा, ये लोकलाइज्ड है, यहाँ भी लोन पेयर है, बट कैन यू सी लोन पेयर सिंगल डबल, ये डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। लोकल। अगर इन दोनों कंपाउंड का कंपैरिजन करेंगे तो लोकलाइज्ड वाला ही लोकलाइज्ड से कंपेयर होगा, यानी फैमिली में जो सबसे अच्छी साइट है उसी को दूसरे फैमिली की सबसे अच्छी साइट से कंपेयर करेंगे। आइडियली डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन शुड बी लेस बेसिक, बट मैंने यहाँ ज्यादा बेसिक दिखाया है। रीजन क्या है,
जब भी ऐसा हो और बाई चांस तुम्हें ऐसा लगे कि कोई दूसरा भी है जो अपना लोन पेयर इस पे ड्रॉप करता है, इसका लोन पेयर तो इसके पास है, लेकिन कोई और है जो रेजोनेंस करके इस पर लोन पे ड्रॉप करता है, तो सडनली उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इवन दो वो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन था। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? एक्सेप्शन सा बिहेवियर है ये, बाकी सब जगह डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन भी लेस। इसको कॉपी कर लो बेटा, एंड देन यू कैन। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। सर आप बस उसके बस कंपाउंड्स के यहाँ पे जाओगे। सर Can you show slides 3? एक्सेप्शन ये ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर, यस यस सर। सर ग्रुप पे भेज देता हूँ। कौन सा बोल रहे हो आप? ये वाला? पीछे सर, पीछे ये वाला? बस। सर यस बेटा। सर वो जो लास्ट वाला एक्सेप्शन है वो क्या आप प्लीज रिपीट करेंगे? इसमें मैंने ये बोला बेटा कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो इस पे रहता ही है, प्लस कोई और भी नाइट्रोजन है या कोई एटम है जो लोन पे रेजोनेंस करा के इस पे ड्रॉप कर देता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सडनली बढ़ जाती है। उसका पैसा तो उसके पास है, उसका दोस्त भी उसका सारा पैसा इसी को दे देता है, तो इसका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप ऐसे विजुलाइज करो। ओके सर, गॉट इट। इसको ले लो और फिर आप, और आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या आप एक्सरसाइजेस केपेबल हैं अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है बेटा? सर आप वाले में जा सकते हो फिर से। इसमें The slide where you wrote that graph of Yes, sir, energy. graph. ये ग्राफ